बिजनेस साइकिल का कंसेप्ट पूरी इकोनॉमी के हिसाब से स्टडी करा जाता है, ना कि किसी सिंगल बिजनेस के हिसाब से। इंटरनेट का बूम आया था एक टाइम पे एकदम से, तो बूम मतलब अचानक से जब कोई बिजनेस ग्रो करने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड बूम पीरियड। पीक आप वैसे तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि पीक आ गया भाई बिजनेस का, बहुत प्रॉफिट नहीं कर सकते, बंद कर दो या कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए तभी आइडेंटिफाई हो जाते कि यही तो पीक था। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा जीएनजी 2.0 सीरीज में स्वागत है आप लोगों का। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 5 और आज है डे 13। तो जानदार, शानदार और जबरदस्त, लेट्स गो बच्चों। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 5 है आपका बिजनेस साइकिल। पहले तो एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर लो बेटा, छोटी सी, क्या कि बिजनेस साइकिल बच्चे कहते हैं सर ये माइक्रो का चैप्टर है, कोई कहते हैं सर ये मैक्रो का। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, तो भाई ध्यान से समझ लो, ये चैप्टर 100% मैक्रो का ही है, माइक्रो का थोड़ा सा पार्ट है बीच में। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है कि जो एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट, किसी बिजनेस में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसी को बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। क्या बोला बेटा कि हम यहां पर किसी पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एक बिजनेस में जो रिदमिक फ्लक्चुएशंस होती है। क्या होती है? रिदमिक फ्लक्चुएशंस, यानी कि अप्स एंड डाउन्स इन अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि पहले बिजनेसेस ग्रो करते हैं, पीक पे पहुंचते हैं, फिर डाउनफॉल आता है। सुना है ना मार्केट में कि सर कभी कभी बिजनेसेस मंदी चल रही है ना, धंधे में मंदी है भैया, बिजनेस डाउन चल रहे हैं, फिर क्या होता है, हाँ भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है, चलो इस बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, है कि नहीं, कि भाई ये वाला बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसके अंदर पैसा लगा देते हैं। या फिर कभी सुना होगा बिजनेस में मंदी है, मार्केट धीरे चल रही है, मार्केट स्लो है। तो ये सारी बातें जो है, इसी सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस साइकिल। और बिजनेस साइकिल का कंसेप्ट पूरी इकोनॉमी के हिसाब से स्टडी करा जाता है, ना कि किसी सिंगल बिजनेस के हिसाब से। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से बनता है बेटा, वो है इसकी डेफिनेशन में से। ध्यान से क्या लिखा है, बिजनेस साइकिल्स आर रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक। रिदमिक समझते हो ना, जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती है, पर्टिकुलर पैटर्न में होती है। पैटर्न क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रिदमिक फ्लक्चुएशन। दिस इज कॉल्ड रिदमिक फ्लक्चुएशन, राइट, ओवर अ टाइम, कैरेक्टराइज्ड बाय द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, बूम एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो जनरली बात करें अगर हम बिना किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर को पढ़े बिजनेस साइकिल के, तो क्या क्या समझ आता है भैया, बिजनेस एक्सपेंड करेगा जिसको हम बूम कह सकते हैं, है ना, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि बिजनेसेस बढ़ेंगे और गिरेंगे, बढ़ेंगे गिरेंगे। समझ गए मेरी बात को? ये एक रिदमिक फ्लक्चुएशन है। बात समझ आई? एग्जांपल में 1920s में यूके में अगर हम देखें तो बूम आया था। बूम मतलब अचानक से मार्केट्स ग्रो कर गई थी। अच्छा, इंडिया के अंदर भी तो आप देखो अचानक से इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कहते हैं, कॉमर्स, ई कॉमर्स का बिजनेस का बूम आया एकदम से, इंटरनेट का बूम आया था एक टाइम पे एकदम से। तो बूम मतलब अचानक से जब कोई बिजनेसेस ग्रो करने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बूम पीरियड, राइट। तो हमारी इकोनॉमी में भी देखा गया बेटा बूम। सिमिलरली चाइना का रिसेंट स्लो डाउन है, स्टार्ट ऑफ रिसेशन फेस। जब अचानक से मार्केट्स डाउन जानी शुरू हो जाए तो वो क्या होता है बेटा, रिसेशनरी फेस होता है, डाउनफॉल होता है, बिजनेसेस का नीचे गिरना होता है, राइट। चलो आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास जो फेजेस है बेटा बिजनेस साइकिल में कौन कौन से हैं, देखते हैं ध्यान से। व्हाट आर दी फेजेस? फर्स्ट इज एक्सपेंशन विच वी आल्सो कॉल्ड एज बूम। मार्केट बूम पर है, मार्केट ग्रो पर है। क्या क्या होगा इस दौरान, ध्यान से, जीडीपी ग्रो करेगी, इंप्लॉयमेंट ग्रो करेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, क्रेडिट्स भी लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे बिजनेसेस में लगाने के लिए, है ना, कि इस तरीके से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी कि लोग हर चीज ज्यादा ज्यादा कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे, सब कुछ ज्यादा ज्यादा करेंगे, राइट। लो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम होगी, यानी अच्छा समय चलेगा इकोनॉमी में। दिस इज कॉल्ड बूम पीरियड, एक्सपेंशन पीरियड। फिर आता है बेटा पीक। पीक होता है किसी भी बिजनेस का एक पीक पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, कि अब इसके बाद और प्रॉफिट नहीं निकाला जा सकता इस बिजनेस से। तो ऐसे ही इकोनॉमी में एक पीक आ सकता है, यानी कि पीक को हम एक्चुअल में डिफाइन कब करते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है हम समझ जाते हैं कि इससे पहले पीक था। पीक आप वैसे तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि पीक आ गया भाई बिजनेस का, बहुत प्रॉफिट नहीं कर सकते, बंद कर दो या कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए तभी आइडेंटिफाई हो जाते कि यही तो पीक था, है ना। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आता है हमारा पीक आइडेंटिफाई हो जाता है। तो भैया हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साइकिल फुल इंप्लॉयमेंट होता है, प्राइसेस हाई होते हैं, डिमांड स्टैग्नेट कर जाती है। स्टैग्नेट मतलब रुक जाती है, इसके बाद डिमांड आगे नहीं बढ़ रही होती। एक ऐसा टाइम पीरियड कि जहां पर डिमांड जितनी है उतनी रह जाती है, कम भी नहीं हो रही होती, ज्यादा भी नहीं हो रही होती, उसके बाद डाउनफॉल आने शुरू होते हैं, है ना। यानी फिर आता है मेरा कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड रिसेशन। इन्वेस्टमेंट गिरने लग जाएगी, इंप्लॉयमेंट गिरेगी, डिमांड भी गिरेगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड से,
यानी इतना ज्यादा लोग डिमांड नहीं कर रहे होंगे, लेकिन प्रोड्यूसर बना बना के एक्सेस करे जा रहा होगा सप्लाई, बोले तो सरप्लस क्रिएट कर देगा इकोनॉमी में, एक्सेस स्टॉक क्रिएट कर देगा, राइट। पेसिमिज्म ग्रो कर जाएगा। पेसिमिज्म इज व्हाट? जब हम कहीं नेगेटिव थॉट से होते हैं, नेगेटिविटी के साथ होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इज पॉजिटिविटी, पेसिमिज्म इज नेगेटिविटी, राइट। फिर आता है बेटा ट्रफ वाला टाइम, बोले तो डिप्रेशन, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट, नेगेटिव ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्राइसेस और लो कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको? जहां पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है, बेरोजगारी बहुत मिलती है, प्राइसेस कम देखने को मिलते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है यहां पर बिजनेसमैन का। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? डिप्रेशन वाला टाइम, ट्रफ वाला टाइम, यानी जहां पर बिल्कुल बिजनेस ही नीचे डाउन गड्ढे में जा चुके होते हैं, दैट इज ट्रफ। ठीक है, मुसीबत का समय। अब बिजनेस की जो होप है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। यहां पर आके होप जो है ना बिजनेस की, हर एक बिजनेस की इकोनॉमी में, वो ऑलमोस्ट डेड हो जाती है। होप ऑलमोस्ट क्या हो जाती है बेटे? डेड हो जाती है। लेकिन उसके बाद मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, मतलब रिकवरी फेज। यानी कि अब क्या होगा बेटा इकोनॉमी में? अब नई नई स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी कि कैसे बिजनेसेस को ग्रो करा जाए, नई टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन होगा, कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज करी जाएंगी, है ना। जो भी चीज ट्रेंड के हिसाब से, प्रोड्यूसर उस ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोडक्शन को मैच करेगा और एक रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाएगा। यानी फिर से कौन सा? स्टार्टिंग से फिर से एक्सपेंशन आएगा, फिर से पीक आएगा, फिर देखने को मिलेगा डाउनफॉल, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। ठीक है ना। तो बेटा रिकवरी आता है विच फॉलोज ट्रफ। ट्रफ के इमीडिएट बाद क्या देखने को मिलता है हमें? रिकवरी। ऑप्टिमिज्म वापस आ जाता है, इन्वेस्टमेंट्स लोग दोबारा से करने लग जाते हैं, प्रोड्यूसर्स के पास फिर से मोटिवेशन आ जाता है नई नई इन्वेस्टमेंट्स करने का, नए नए बिजनेस इनोवेशंस लेके आने का, और इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलती है। सिंपल। चलो, तो इकोनॉमी मूव्स बैक टू दी एक्सपेंशन, यानी जहां से शुरू हुए थे एक्सपेंशन वाले फेज से, वहीं वापस पहुंच जाते। इसलिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इट इज द रिदमिक फ्लक्चुएशन, इट इज अ रिदमिक फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ बिजनेसेस इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड रिदमिक फ्लक्चुएशंस। चलो, अब देखो जी, हमारे पास कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है बेटा। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोले तो जिससे हमें यह पता लगता है कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में, क्या हो रहा है, राइट। देखो, लीडिंग इंडिकेटर, यानी कि देखो बिजनेस साइकिल में ना आप चेंजेस आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो हमें इस हिसाब से ये इंडिकेटर्स बने हुए हैं। सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर्स क्या है कि जब हम क्या कह रहे हैं कि चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी शिफ्ट, इकोनॉमी में कोई शिफ्ट आ रहा है लेकिन आपने चेंजेस कर दिए उससे पहले ही, हम समझ गए। लीडिंग मतलब लीड करना, आप पहले से ही लीड कर रहे हो, आपको पहले से ही आपने भांप लिया कि क्या होने वाला है, तो वहां पर लीडिंग इंडिकेटर काम आता है, राइट। स्टॉक प्राइसेस से रिलेटेड, न्यू ऑर्डर्स, बिल्डिंग परमिट्स, इनके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हो, और जो भी आप चेंजेस करते हो इकोनॉमी में शिफ्ट होने से पहले करते हो। समझ गए भाई? ये डायरेक्ट ना एग्जाम में एग्जांपल लिखे हुए आ जाते हैं और पूछते हैं कौन सा इंडिकेटर है, लीडिंग है, लैगिंग है, या बोथ है, कोइंसिडेंट है, कॉन्करेंट है, ऐसे करके डायरेक्ट लिखे आ जाते हैं बेटा एग्जाम में। समझिए मेरी बात को। तो देखो, लैगिंग क्या हो गया? जब आप बाद में कोई एक्शन लेते हैं कि कुछ हो गया इकोनॉमी में, उसके बाद आप कोई चेंजेस कर रहे हो, कि पहले कोई चीज हो चुकी है, उसके बेसिस पर अब आपके एक्शंस रिएक्शंस आ रहे हैं, राइट। तो चेंजेस आफ्टर द इकोनॉमी शिफ्ट, इकोनॉमी में शिफ्ट्स आने के बाद चेंजेस होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब चीजें इसका एग्जांपल है। जब इकोनॉमी में कुछ हो जाता है उसके बाद हम चेंजेस करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है जी। फिर आता है बेटा कोइंसिडेंट, साथ साथ जब कुछ होता है ना, चेंजेस विद द साइकिल। बिजनेस साइकिल में चेंजेस हो रहे हैं, साथ साथ ये चेंजेस अफेक्ट होते हैं। जीडीपी में चेंज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, रिटेल सेल्स में, ये सारे वो फ्लक्चुएशंस है, वो सारी चीजें हैं जो साथ साथ होती है बेटा। क्या होती है बच्चों? साथ साथ होती है, इसलिए इसका नाम है कोइंसिडेंट, साथ साथ होना। तो लीडिंग हो गया एडवांस में, लैगिंग हो गया बाद में, कोइंसिडेंट हो गया साथ साथ। ठीक है जी। चलो एग्जांपल्स देखते हैं कुछ बिजनेस साइकिल के। हालांकि एग्जांपल्स पूछे जाना आपके एग्जाम में कुछ ज्यादा है नहीं जरूरी, लेकिन फिर भी सिलेबस का पार्ट है, प्लस अंडरस्टैंडिंग पर्पस से आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन 1930 का पूछ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब बुक में दिया हुआ तो भाई पूछ सकते हैं।
है ना। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम देखने को मिला था, जहां पर सेवियर वर्ल्ड वाइड डाउनटर्न आ गया था ओवरऑल। अच्छा, एक बात आप समझते हैं, ये आगे आएगा भी इसमें भी, कि अगर किसी एक कंट्री में कोई स्लो डाउन होता है बिजनेस या कोई भी चीज होती है, तो क्या उसका इफेक्ट दूसरी कंट्रीज पे भी जा सकता है? भाई लाइव एग्जांपल है तुम लोगों के पास रिसेंट वॉर्स वगैरह का, है ना। लड़ रहे हैं कोई और दो देश, लेकिन उसका इफेक्ट हो रहा है दूसरे देशों में, क्योंकि आजकल सारी कंट्रीज आपस में किसी ना किसी तरह ट्रेड के थ्रू कनेक्टेड है ना भाई। तो अगर एक कंट्री का ट्रेड इफेक्ट होगा, एक कंट्री का बिजनेस इफेक्ट होगा, तो उसका इफेक्ट दूसरी कंट्रीज में भी जाएगा, दूसरी कंट्रीज को भी फेस करना पड़ेगा एक कंट्री का डाउनफॉल। समझ गए मेरी बात? तो ये फैलने वाली चीज है, कंटेजियस। बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस वी कैन से, और वी कैन से इफेक्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस, कि एक कंट्री में अगर कुछ हो जाए तो उसका इफेक्ट सारी कंट्रीज में जा सकता है। ठीक है ना। चलो, क्या बोला? तो सेवियर वर्ल्ड वाइड डाउनटर्न आया था 1930 में, याद रखना। कॉजेस क्या थे? लो एग्रीगेट डिमांड कीन्स के हिसाब से, बैंकिंग क्राइसिस हो गए थे, मॉनेटरिस्ट डिफ्लेशन देखने को मिला था, पेसिमिज्म बहुत ज्यादा, नेगेटिविटी भर गई थी, है ना। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गोल्ड का इनफ्लो, मनी सप्लाई एक्सपेंड करना पड़ गया था, ये सारे चेंजेस करने पड़ गए थे। हुआ क्या था, बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट लेके, हाउसिंग लोन इतने सस्ते हो गए थे कि लोगों ने लोन ले लेके बैंक्स को फिर वापस चुकाना ही बंद कर दिया था, फ्रॉड की, नहीं देते जाओ। तो ओवरऑल कंट्री के अंदर पैसा ही खत्म हो गया अचानक से। समझ गए कितना गंदा, ज्यादा रिसेशन की पैसे ही खत्म हो गए कंट्री के पास देने के लिए। लोगों के पास इतनी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, सरकार के पास सप्लाई करने के लिए है ही नहीं कुछ। समझ गए? तो बैंक्स का नुकसान हुआ, मॉनेटरी लॉस देखने को मिला कंट्रीज को, और वही लॉस दूसरी कंट्रीज में भी ट्रांसफर हुआ, क्योंकि ट्रेड से कनेक्टेड थी। तो यूएस में अगर एक जगह हो रहा है तो उसका इफेक्ट इंडिया तक भी आया था। 1930 की बात है ये। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद भाई डॉट कॉम बबल, जब ये इंटरनेट का दौर आया एकदम से। पहले तो इंटरनेट बहुत स्लो भी था, ना के बराबर चलता भी नहीं था, शायद कुछ बच्चों को पता हो, जैसे हम लोगों ने तो यूज करा है ना। हो सकता है आप लोगों के पेरेंट्स ने, आपने भी शायद बहुत स्लो वाला इंटरनेट जब रहा था, आपने हो सकता है बाई चांस देखा हो या किसी को पता हो। बहुत ज्यादा स्लो होता था यार, मतलब यूज नहीं करा जा सकता, इतना ज्यादा स्लो इंटरनेट होता था, बस पूछो मत। तो अचानक से क्या हुआ था, इंटरनेट बबल आया था 2000 में। सन 2000 में डॉट कॉम करके बहुत सारी कंपनीज खुलने लग गई थी, वेबसाइट खुलने लग गई थी अचानक से, और इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई थी। और ये वाले जो बिजनेसेस थे ई कॉमर्स से रिलेटेड, अचानक से लोगों में इन कंपनीज में इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया था, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया था कि एक बबल क्रिएट हो गया था। मतलब मार्केट में इतना ज्यादा पैसा इंजेक्ट हो गया था कि कंपनी से और स्टॉक एक्सचेंज से वो पैसा संभालना मुश्किल हो गया था भाई। समझ रहे हो? तो ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई थी, जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई थी इंटरनेट कंपनीज के अंदर, है ना। तो ई प्रीफिक्स वाली जितनी भी थी उनके अंदर हाइप हो गया था बहुत ज्यादा, स्टॉक प्राइस का बबल क्रिएट हो गया। कब फटा बबल? 1991 और 2001 के बीच में, 2000 के बाद आसपास वो बबल इतनी तेज फटा कि मार्केट ही पूरी क्रैश हो गई, सबका पैसा ले डूबी। समझ गए? मैनी कंपनीज लिक्विडेटेड, स्टॉक मार्केट क्रैश। कंपनी लिक्विडेट होगी भाई, इतना पैसा कंपनी के पास आ गया, कंपनी भागने लगी ले लेके पैसा, लिक्विडेट होगी, खत्म होगी, जीरो, गायब। समझ गए? फिर आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008-9 का क्राइसिस है। इसमें क्या हुआ था, यूएस हाउसिंग मार्केट वाला, इससे रिलेटेड ही है। पोस्ट 2000 रिसेशन, जैसे 2000 में रिसेशन फेस किया, यूएस फेडरल रिजर्व लोवर्ड द इंटरेस्ट रेट, एक्सेस बैंक लिक्विडिटी। ये वही वाला ही है कि भैया फेडरल, उसने इंटरेस्ट रेट इतने कम कर दिए कि बैंक की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग ज्यादा लोन ले, है ना। चीप क्रेडिट हो गया, राइज इन सब प्राइम लेंडिंग, हाउसिंग डिमांड एंड प्राइसेस सोर्ड, लोग एकदम से बढ़ने लग गए, हाउसेस की डिमांड ज्यादा आने लग गई। भैया इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो सब लोग भाग भाग के लोन ले रहे हैं, राइट। ओवर सप्लाई ऑफ द हाउसेस, प्राइसेस फेल इन 2006, हाउसिंग बबल बर्स्ट इन 2007। तो सब प्राइम बोरोवर्स ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, बैंक ने अच्छा खासा लॉस फेस करा, क्राइसिस स्प्रेड ग्लोबली। ये वाला क्राइसिस, जब पैसे खत्म हुए कंट्री के पास, तो जब उनके पास पैसे खत्म हुए, वो दूसरी कंट्रीज को पेमेंट नहीं कर पा रहे थे ट्रेड के दौरान, तो अच्छा खासा क्राइसिस फेस करना पड़ा भाई। समझ गए? चलो नाउ फीचर्स देखते हैं बेटा बिजनेस साइकिल के। जो हमने केस स्टडीज पढ़ी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ पढ़ दी हुई है आपके, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सारे केसेस आपको एक बार अपने मॉड्यूल से जरूर गो थ्रू करने चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है ना, ताकि आपको बिजनेस साइकिल की थोड़ी सी समझ हो, और ये समझ आए मेन कि कहीं पर अगर कुछ भी होता है तो वो स्प्रेड हो सकता है थ्रू आउट कंट्रीज। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। नाउ अब ये जो फीचर्स है, इसमें से भी डायरेक्ट स्टेटमेंट को उठा के क्वेश्चन बना देते हैं इसकी, इसी की स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है। एक तो ऐसे कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, ये एक स्टेटमेंट लिख देंगे और उससे रिलेटेड पूछ लेंगे कुछ। देखो कैसे, क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले, बिजनेस साइकिल्स डिफर इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी बट शेयर द कॉमन फीचर्स। क्या कह रहा है भैया, ड्यूरेशन में अलग अलग हो सकते हैं, इंटेंसिटी में अलग अलग हो सकते हैं। ड्यूरेशन बोले तो कि एक कंट्री में
हो सकता है एक्सपेंशन ज्यादा देर तक चलता हो, दूसरी कंट्री में एक्सपेंशन का टाइम पीरियड छोटा सा हो, मतलब एक कंट्री में एक्सपेंशन चल रहा है इतना, दूसरी में एक्सपेंशन सिर्फ इतना सा है, पर होगा जरूर, है ना। उसके बाद इंटेंसिटी वाली बात ये आ गई, कितनी दूर कितनी ऊपर तक जा रहा है, ये यहीं पर ही खत्म हो गया। तो बात ये है कि इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है लेकिन फीचर्स कॉमन है, समझ रहे हो। मतलब एक कंट्री में हो सकता है पीक बाद में आ रहा हो, मेरा पीक पहले आ गया हो, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन उसमें बाद में आ रहा है, मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट होने लग गई मेरी इकोनॉमी। तो समझ रहे हो, टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, पर फीचर सेम है भाई, समझे। तो अकर पीरियोडिकली बट नॉट विद रेगुलर टाइमिंग्स, पीरियोडिकली होती है पर रेगुलर टाइमिंग नहीं है। पीरियोडिकली का मतलब कि होगी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद, कि बढ़ेगा तो गिरेगा जरूर, गिरेगा तो उठेगा जरूर, फिर उठेगा तो गिरेगा जरूर, तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिकली। पर टाइमिंग फिक्स नहीं है, कोई रेगुलर टाइम नहीं है कि 2 साल बाद ही होगा, 3 साल बाद ही होगा, वो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स, है ना। हैव 4 डिस्टिंक्ट फेजेस, नाम याद कर लो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है। एक्सपेंशन पीक, कॉन्ट्रैक्शन ट्रफ, बोलो साथ साथ, एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रैक्शन ट्रफ, ईपीसीटी याद रहेगा, एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रैक्शन ट्रफ, एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रैक्शन ट्रफ, ठीक है जी। बट दीज आर नॉट स्मूथ और यूनिफॉर्म इन द लेंथ, मतलब बिजनेस साइकिल ऐसी भी हो सकती है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन फिर ऊपर चला गया, ऊपर ये नीचे आ गया, पर होगा जरूर भाई उल्टा सीधा, चाहे ऊपर नीचे जा रहा हो या कैसे भी जा रहा हो, पर होगा जरूर, समझिए मेरी बात को। चलो तो नेक्स्ट है बेटा, ओरिजिनेट इन द फ्री मार्केट इकोनॉमीज। फ्री मार्केट समझते हैं ना, फ्री मार्केट यानी कि जहां पर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली मूव करते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, एंड आर परवेसिव, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, परवेसिव मतलब डिस्टर्बेंस इन वन सेक्टर स्प्रेड टू अदर्स। अभी तक तो मैंने बात करी थी कंट्री वाली, पर विद इन इकोनॉमी के अंदर भी अगर एक सेक्टर में कोई डिस्टर्बेंस होती है बिजनेस साइकिल में, तो उसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर में भी जा सकता है। सेक्टर्स होते हैं ना अलग अलग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो एक सेक्टर में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है बेटा, तो उसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अफेक्ट ऑल द सेक्टर्स बट सम आर डिसप्रपोर्शनेटली इंपैक्टेड। इसका क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, कैसे कि क्या सारे सेक्टर्स में सेम प्रपोर्शन में इंपैक्ट होगा, मतलब एक सेक्टर में डिस्टरबेंस आती है अगर, तो क्या सेम प्रपोर्शन में इफेक्ट होंगे बाकी के सेक्टर्स भी, तो आंसर इज नो, सेम प्रपोर्शन में नहीं होंगे, डिसप्रपोर्शनेटली होंगे, यानी कि प्रपोर्शन या रेशियो ऑफ डिस्टरबेंस अलग अलग होगा, समझ गए। जितना इंपैक्ट एक सेक्टर को करेगा जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी उतना ही करे, दूसरे को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, सेम नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर अफेक्टेड देन एग्रीकल्चर। कह सकते हैं ना कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में मानेंगे ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो दैट इज व्हाई देयर इज अ डिसप्रपोर्शनेट डिस्टर्बेंस व्हिच कैन बी सीन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू प्रिडिक्ट, पता नहीं लगा जा सकता इतने आसानी से। इतना आसान होता तो बिजनेसेस करना आसान हो जाता, कंट्री रन करना बहुत आसान हो जाता है ना। प्रॉब्लम ये है कि कभी भी अचानक से कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हार्ड टू प्रिडिक्ट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बिजनेस साइकिल को समझना, है ना, कि मतलब समझना इन द सेंस कि कब कौन सा फेज आ जाए, राइट। नो यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेस, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है या फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि इतने के बाद एक्सपेंशन आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, फिर पीक आएगा, या बूम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। साइमल्टेनियसली इंपैक्ट ऑल द इकोनॉमिक वेरिएबल्स, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इंटरेस्ट, ट्रेड, प्राइसेस, एक साथ जितने भी ये फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, सबके सब इंपैक्ट हो जाते हैं। यानी अगर बिजनेस साइकिल इंपैक्ट होगी तो इकोनॉमी आउटपुट भी इंपैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंपैक्ट होगी, इन्वेस्टमेंट भी इंपैक्ट होगी, कंजम्पशन भी इंपैक्ट होगी, इंटरेस्ट भी इंपैक्ट होगा, ट्रेड भी इंपैक्ट होगा, प्राइसेस भी इंपैक्ट होंगे। जितने भी फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी को रन करने वाले, सारे के सारे इंपैक्ट होते हैं एक साथ। नेक्स्ट, कंटेजियस, बताया था ना अभी, फैलने वाली बीमारी है भाई, ये एक जगह हो जाए तो सब जगह फैल जाती है, समझ गए ना। अगर एक कंट्री में है तो इजीली दूसरी कंट्रीज में स्प्रेड हो सकते हैं, जो हमने भी केस लॉस भी पढ़े थे पीछे, है ना। कंटेजियस एंड इंटरनेशनल, स्टार्ट इन वन कंट्री एंड स्प्रेड थ्रू ट्रेड, जैसे ग्रेट डिप्रेशन था 1930 का, शुरू हुआ एक कंट्री में, पहुंच गया सब जगह, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आ गया था, एक कंट्री में क्राइसिस क्या आ गए, सारे के सारे देशों में क्राइसिस आ गया, समझ गए बेटा। हैव अ सीरियस सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑन द वेलबींग, लोगों के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट, जो आम जनता है, मैंगो पीपल है, सबसे ज्यादा तो उसे ही झेलना पड़ता है। अगर इकोनॉमी में कुछ भी होता है, कोई पेंडेमिक आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो जो मैंगो पीपल है, आम जनता इकोनॉमी की, सबसे ज्यादा इंपैक्ट उनके ऊपर आता है। कोई सेक्टर पे आ रहा है, कंट्री पे आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पर मेन जो झेलना पड़ता है वो किसको झेलना पड़ता है, मैंगो पीपल को। यानी कि वेलबींग ऑफ दिस सोसाइटी सबसे ज्यादा अफेक्टेड, सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी को बेयर करने पड़ते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट,
नाउ किस किस रीजन की वजह से होती है भैया, ये तो समझ आ गया कि होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गए। नाउ व्हाट आर दी कॉजेस, किन कारणों की वजह से इकोनॉमी में अलग अलग बिजनेस साइकिल्स हमें देखने को मिलती है, कौन कौन से रीजंस है हमारे पास। तो बेटा बिजनेस साइकिल रिजल्ट फ्रॉम इंटरनल विच इज कॉल्ड एंडोजीनियस, समझ गए। इंटरनल मतलब जो हमारे कंट्रोल में है फैक्टर, जिसको हम थोड़ा सा अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे सामने, ठीक है जी। या फिर एक्सोजीनियस हो सकते हैं विच आर एक्सटर्नल, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है जी। इंटरनल कॉजेज में बात करें तो फ्लक्चुएशंस इन द इफेक्टिव डिमांड, कीन्स, इफेक्टिव डिमांड में फ्लक्चुएशन होना, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल की। चेंजेस इन द एग्रीगेट डिमांड ड्राइव साइकिल, हाई डिमांड से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, लो डिमांड होगी, रिसेशन देखने को मिलेगा। विद इन द कंट्री की बात हो रही है ना भाई, तो विद इन द कंट्री में एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होगी, तो इट विल बी टर्म्ड एज इंटरनल कॉज फॉर द बिजनेस साइकिल। फ्लक्चुएशंस इन द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब चेंज हो सकता है कभी भी, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। चेंजेस इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट लेवल, अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस की बात करें या इंटरेस्ट रेट्स की अफेक्ट करें, उससे क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल अफेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट लेवल अफेक्ट हो सकता है, ठीक है बच्चों। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, मेरी बात समझ आई, क्या क्या समझ आए भाई। एक तो इफेक्टिव डिमांड में अगर चेंजेस आ रहे हैं विद इन इकोनॉमी, समझो ना, अचानक से लोगों ने डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी तो बिजनेस साइकिल इफेक्ट होगी, है ना। अचानक से इन्वेस्टमेंट्स कम होने लग गई, ज्यादा होने लग गई, बिजनेस साइकिल पे इफेक्ट आएगा। या फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में चेंजेस आ गए, बोले तो स्पेशली वॉर स्पेंडिंग, है ना, डिस्टेबलाइजेस द इकोनॉमी, अचानक से इकोनॉमी की स्टेबिलिटी कम हो जाती है अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहीं और फोकस हो जाए अचानक से, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से बिजनेस साइकिल्स इफेक्ट हो सकती है, ठीक है जी। चलेंगे आगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज में देखिए अगर हम चेंजेस आते हैं तो कौन से बेटा, हाँ देखिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी सरकार ने कुछ पॉलिसीज चेंज कर दी मैक्रो लेवल पर, है ना। सरकार ने मान लो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आ गई, भाई आगे ना आपका चैप्टर आएगा मैक्रो में, मैक्रो ही पढ़ रही है, मैक्रो का ही पार्ट है कि गवर्नमेंट के पास कुछ हथियार होते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी इज व्हाट, जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में एक्सपेंशन लाना चाहती है, कि इकोनॉमी चल रही है डाउन और गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी ऊपर उठे, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, देखो सरकार स्पेंडिंग बढ़ा देती है, टैक्सेस को कम कर देती है, बूम आ जाता है इकोनॉमी में, यानी इकोनॉमी डाउन जा रही है तो सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स करके लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करती है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी पॉलिसी। डिटेल में आएगा चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में पब्लिक फाइनेंस में। हाँ, फिर आएगा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या है कि जब ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कैसे, टैक्स रेट्स को बढ़ा के, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के, इससे इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, रिसेशन आता है। तो ऐसी कोई भी पॉलिसी जब गवर्नमेंट लेके आती है तो ये भी इंटरनल कॉज है जिससे बिजनेस साइकिल्स अफेक्ट होती है, समझो ना। इकोनॉमी में सरकार ने अचानक से टैक्सेस कम कर दिए तो लोग बिजनेस ज्यादा करना शुरू कर देंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देंगे, है ना, ज्यादा स्पेंडिंग्स करना शुरू कर देंगे, तो बिजनेस ऊपर जाना शुरू होंगे, राइट। तो यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है उससे भी बिजनेस साइकिल इफेक्ट हो सकती है। फिर आता है बेटा मनी सप्लाई, ये आपके देखो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट के नाम के हिसाब से आपको एज इट इज याद करने, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा ये हॉटरी था, इसने क्या बोला कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, मनी का सप्लाई कम होगा तो रिसेशन होगा। क्रेडिट अवेलेबिलिटी से भी साइकिल इफेक्ट होती है, सीधा क्या बोला कि मनी का सप्लाई बढ़ेगा तो इकोनॉमी में एक्सपेंशन है, मनी का सप्लाई कम होगा तो रिसेशन है, और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी भी जितनी ज्यादा होगी उतनी साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स में इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बोला हमारे पिग्गू भाई साहब ने, पूरा नाम क्या है इसका, एसी पिग्गू, है ना, एसी पिग्गू, ये बता के चले गए हैं और ये आपको पढ़ना पड़ रहा है सारा, है ना, मजबूरी है भाई, क्या कर सकते हैं। नाउ वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म बोल के गया ये, इसने कहा कि बिजनेस साइकिल किससे इफेक्ट होगी, जितना इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म होगा, जितना पेसिमिज्म होगा। अगर सारे इन्वेस्टर्स, सारे बिजनेसेस ऑप्टिमिस्ट है तो बिजनेस साइकिल्स ग्रो करेंगी, एक्सपेंड करेगी, लेकिन सब पेसिमिस्ट हो गए, सबको ये हो गया कि बिजनेस चलेगा नहीं, डाउट आना शुरू हो जाए, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आना शुरू हो जाए, तो इसका कहना है कि फिर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती भाई, राइट। तो waves of optimism, pessimism among the businessmen affects the investment and economic activity and ultimately the business cycle. Innovation, शुम्पिटर, याद रहेगा, बहुत सारे चैप्टर्स में नाम है इसका, जहां जहां शुम्पिटर वहां वहां इनोवेशन, जहां जहां शुम्पिटर वहां वहां इनोवेशन, याद रखना भाई। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जितनी होगी उतनी हमारी बिजनेस साइकिल में इफेक्ट होगा, यानी जितना लोग इनोवेशंस करेंगे, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं आजकल, है ना, नए नए स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, तो जितनी नई नई इनोवेशंस होंगी उतना ज्यादा बिजनेस साइकिल्स में इफेक्ट देखने को मिलेगा भाई।
ये कहना था शुम्पीटर का। फिर आती है कॉब वेब थ्योरी जो निकोलस कार्लडोर ने दी थी। इसने क्या कहा था कि करंट प्राइसेस में जो इन्फ्लुएंस होता है उससे फ्यूचर प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, कॉजिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशन। इसका कहना था कि जो भी करंट प्राइसेस है वही रीजन है ओवरऑल फ्यूचर में आने वाले चेंजेस का और जिससे हमारी बिजनेस साइकिल अफेक्ट होती है, यानी कि करंट प्राइसेस इज द मेजर कॉज। ठीक है, अब आते हैं एक्सटर्नल, जो हमारे पास बाहर से आ रहे हैं, कुछ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है कंट्री के, है ना, जो हमारे कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, अपने आप हो रहा है, जिससे हमारी बिजनेस साइकिल्स अफेक्ट हो रही है। सबसे पहला तो भैया वॉर तो सब बच्चों को जो अभी ये वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं इन सब बच्चों को पता ही है ना, इन बच्चों को थोड़ा सा पता है अभी वॉर वगैरह हुई, ईरान विरान ये लड़ लुड़ रहे हैं, हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारे यहाँ सिलेंडर महंगा हो गया, लो जी लड़ हो रहे हैं, सिलेंडर हमारे घर में महंगे हो रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वॉर का इफेक्ट है ना। डाइवर्ट द रिसोर्सेज टू द वॉर गुड्स रिड्यूसेस अदर प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्शन। एक लड़ाई झगड़ा होने की वजह से दूसरे बिजनेसेस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना। पोस्ट वॉर, अब लड़ाई हो गई उसके बाद क्या होगा, बूस्ट द डिमांड फॉर रीबिल्डिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अब पोस्ट वॉर होने के बाद क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी शुरू होती है, एक्सपेंशन होते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैपिटल फॉर्मेशन पे स्पेंड करते हैं, तो बिजनेसेस में एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं, राइट। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स सिंपल मतलब जैसे न्यू टेक्नोलॉजी का आना इकोनॉमी, जैसे हमारी इकोनॉमी में हमारी कंट्री में अचानक से इंटरनेट को लेके या अचानक से डिवाइसेस को लेके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके टेक्नोलॉजी एकदम से इंप्रूव हुई, है ना, लोगों के हाथ में गैजेट्स आने शुरू हो गए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों ने इंप्रूवमेंट एडवांसमेंट फील करा, तो दिस इज कॉल्ड बेटा टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। तो न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है तो उससे इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ होती है। टेलीकॉम बूम आया था फ्रॉम मोबाइल फोन्स, आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है भाई जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं है ना, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है आजकल, तो दिस इज व्हाट, दिस इज टेक्नोलॉजिकल शॉक। तो एक्सपेंशन आया इकोनॉमी में, अचानक से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली, राइट। नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, जैसे वेदर से इफेक्ट होता है, वेदर साइकिल इफेक्ट द एग्रीकल्चर कॉजिंग इंस्टेबिलिटी इन द एग्रेरियन इकोनॉमीज। क्या बोला, वेदर साइकिल से हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है, मतलब वेदर एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है भैया, अचानक से कुछ भी हो सकता है वेदर में, वेदर खराब हो जाए तो एग्रीकल्चर डाउन हो गया, फसल ही नहीं हुई सही से, नहीं हुई तो भैया बिजनेस डाउन चलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन चला गया, राइट, सिंपल। पॉपुलेशन ग्रोथ इट फास्टर देन इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूसेस द सेविंग। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ जाए तो हर एक के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, राइट। इन्वेस्टमेंट्स और इफेक्टिव डिमांड पे फर्क आएगा, तो इसलिए हमारी बिजनेस साइकिल्स अफेक्ट होंगी, सिंपल और सरल सी बात, ठीक है जी। चलो आगे, रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन, क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं, बिजनेस साइकिल्स का कोई यूज भी है? अच्छा एक बात बताओ, सच सच आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, ठीक है, तो क्या ऐसा ही नहीं होता कि जब हम कोई बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हम ज्यादातर हम किस तरह के बिजनेसेस में अट्रैक्ट होते हैं, जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, जो हमें लगता है कि हाँ इस बिजनेस में लोग अर्न कर रहे हैं, ये बिजनेस लोग चला पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, यानी कि हम उस बिजनेस का एक्सपेंशन फेज देख के ही तो घुसते हैं उसके अंदर। अच्छा कोई बिजनेस हमें दिख रहा है कि लोग उसमें नहीं कमा पा रहे, बिजनेस डाउन जा रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस खोलोगे कभी? क्या कभी खोलोगे वो बिजनेस जो ऑलरेडी डाउन जा रहा है? नहीं खोलोगे ना भाई। तो यही तो रीजन है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे पहले तो एंटर करने से पहले ही आपको बिजनेस साइकिल पता होनी चाहिए कि बिजनेस साइकिल क्या चल रही है ना। तो इसी तरह से, और आप अगर बिजनेस चल भी रहे तो भी आपको बिजनेस साइकिल जानना जरूरी है कि इकोनॉमी में कैसे चल रही है। हमारे यानी कि डिसीजन एक बिजनेस के अंदर जो भी होते हैं वो बिजनेस साइकिल से अफेक्ट होते हैं कि बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो डिसीजंस हैं वो अफेक्ट होते हैं बेटा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल इज क्रूशियल फॉर बिजनेसेस बिकॉज दे डायरेक्टली इंपैक्ट द डिमांड, प्रॉफिट्स एंड ओवरऑल सक्सेस, ठीक है जी। देखो, इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन, अगर एक्सपेंशन है और बूम है तो अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट होगी, इंप्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। मान लो एक्सपेंशन चल रहा है तो क्या कह सकते हैं हम कि इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, इंप्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जा सकता है। तो अगर बिजनेसेस में एक्सपेंशन है या पूरी इकोनॉमी में एक्सपेंशन का टाइम चल रहा है तो आप ये सब डिसीजंस ले सकते हो। इकोनॉमी में रिसेशन का टाइम है, डिप्रेशन का, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और प्रॉफिट्स अब डिक्लाइन होंगे। अगर इकोनॉमी फर्म मस्ट कंसीडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर फॉरवर्ड प्लानिंग, मतलब इकोनॉमी में जो भी बिजनेस साइकिल का फेज चल रहा है वो अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग करने से पहले उसको कंसिडर जरूर करे, और करती ही है। ये हम बात पढ़ रहे हैं यहां पर, राइट, समझ आया बेटा। मैनेजरियल डिसीजंस में जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, डिसीजंस अबाउट एक्सपेंशन और डाउनसाइजिंग डिपेंड ऑन दिस साइकिल फेज, कि हमें एक्सपैंड करना है बिजनेस को
हमें बिजनेस को बेटे एक्सपेंड करना है या डाउन साइज करना है, कि क्या हमें बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड कर देना चाहिए या कोई अपना प्रोडक्शन यूनिट रोक देना चाहिए। भैया बिजनेस साइकिल देख के पता लग रहा है कि यार ये वाला यूनिट तो फेल हो रहा है हमारा, तो रोक दो थोड़े टाइम के लिए भाई, जबरदस्ती थोड़ी करनी है, राइट। तो बिजनेसेस ग्रो करेंगे तभी आप उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ओवरऑल बिजनेस साइकिल अगर हमारी कंट्री की बढ़ रही है, एक्सपेंशन फेज में है, तो आप उसके अंदर पैसा डालो, नहीं तो बैठे रहो चुपचाप। होता है कि नहीं होता? ठीक है जी। प्रोडक्शन लेवल मस्ट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड फ्लक्चुएशंस। अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो क्यों बनाए जा रहे हो? क्यों बनाए जा रहे हो? तो भाई उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी तभी तो बनाओगे। तो इसलिए डिमांड के फ्लक्चुएशंस का जानना जरूरी है एक बिजनेस को, एंड डिमांड का फ्लक्चुएशन जानना इज व्हाट? बिजनेस साइकिल की स्टडी, राइट। मतलब अगर बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन में, तभी तो हम कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा हो रही है, तो आप उस प्रोडक्ट को बनाओ और बेचो। ठीक है ना। लेबर एंड इनपुट रिक्वायरमेंट पता लगेगी भैया, आपको डिफरेंट डिफरेंट फेज में हो आप, तो आपको पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे हमें लेबर ज्यादा चाहिए कम चाहिए। मान लो एक्सपेंशन है, पता लग रहा है कि बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तो अब आपको लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी अचानक से, है ना, तो आप पहले से अरेंजमेंट करना शुरू करोगे। तो दीज आर मैनेजरियल डिसीजन विच आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय कंसिडरिंग द फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल विच इज रनिंग इन द इकोनॉमी। जो भी बिजनेस साइकिल का फेज चल रहा है उसको कंसिडर करते हुए आप अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में मैनेजरियल डिसीजंस लेते हो। चलो जी, ना है सेक्टोरल इंपैक्ट। साइक्लिकल बिजनेसेस आर हाईली अफेक्टेड, जैसे फैशन, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, टूरिज्म। ये क्या है? साइक्लिकल बिजनेसेस है, ये रेगुलर वाले बिजनेस नहीं है। इनका एक दौर आता है, एक टाइम आता है इनका, है ना, सीजनल कह सकते हैं। तो साइक्लिकल है, कभी होते हैं कभी नहीं होते, है ना। तो जब इनका टाइम आता है पता होना चाहिए ना कि टाइम आ गया। टूरिज्म जैसे पता है कि लोग किस जगह पर किस टाइम पर ज्यादा जाते हैं, तो वहां पर लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन रखते हैं, राइट। नॉन साइक्लिकल बिजनेस में भी लेस अफेक्टेड और इवन बेनिफिटेड ड्यूरिंग द डाउनटर्न, जैसे बजट प्रोडक्ट, एसेंशियल गुड्स। एक बात बताओ, नॉन साइक्लिकल बिजनेसेस की बात करें, डाउनटर्न में भी कोई बिजनेस बेनिफिट ले जाता है? कोविड आया था, कितने सारे बिजनेस इफेक्ट हुए, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ने तो बेनिफिट भी ले लिए, है ना। कोविड का कई लोगों ने फायदा भी उठाया, बहुत लोगों ने अर्न करा, अपना बिजनेस स्टैंड करा। तो एक ही चीज जो बिजनेसेस को अफेक्ट कर रही है वो दूसरों को फायदा भी दे सकती है। तो लेकिन दिमाग लगाने का मतलब क्या है? समझना है ना कि वो बिजनेस साइकिल क्या है और उससे हमें क्या फायदा मिलेगा। समझ गए मेरी बात? तो किसी ने उस बात, जिनको जिनको फायदा मिला उन्होंने स्टडी करा ना इस बात को कि यार ये टाइम चल रहा है, इस समय अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो बेनिफिशियल होगा। तो बिजनेस साइकिल को स्टडी करके उन्होंने डिसीजन लिया ना। सो दैट इज व्हाई बिजनेस साइकिल की स्टडी बिजनेसेस में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बात समझ आई बच्चों? नहीं, बढ़िया से। चलो, उसके अलावा बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेसेस की हमें स्ट्रेटजीज बनानी है नई नई। बोले तो न्यू बिजनेसेस मस्ट टाइम देयर मार्केट एंट्री, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी कि आपको एंटर करना है मार्केट में, उस बिजनेस में एंटर करना है, तो पहले जान तो लो कि फेस कौन सा चल रहा है, वो बिजनेसेस चल भी पा रहे हैं इकोनॉमी में कि नहीं चल पा रहे, पहले तो ये जानना जरूरी है। फिर प्रोडक्ट लॉन्चेस आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन द एक्सपेंशन फेज। ऑब्वियसली अगर एक्सपेंशन फेज होगा तो आप सक्सीड कर जाओगे, नहीं तो ले डूबोगे, है ना। बिजनेसेस मस्ट प्लान फॉर प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रमोशन स्ट्रेटजीज टू सर्वाइव द डाउनटर्न्स। बिजनेसेस प्लान करेंगे ना प्रोडक्ट को लेके, प्राइसिंग को लेके, प्रमोशन को लेके, लेकिन उससे पहले बिजनेस साइकिल को स्टडी करेंगे, तभी तो ये वाले डिसीजंस ले पाएंगे ताकि डाउन टर्न में सर्वाइव कर सके। उनको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, हमारे चलते हुए बिजनेस में पता लग गया कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो भैया उस हिसाब से वो अपनी सारी चीजें प्लान कर पाएंगे इन एडवांस, राइट। फिर यूज ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्ट थ्रू दो नॉट परफेक्टली रिलायबल। मतलब जब भी हम फोरकास्ट बनाते हैं एक क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड बेसिस पर ही होता है ना। एक हमारा प्रिडिक्टेड बेसिस पर होता है, जिसको हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, एस्टिमेटेड बेसिस पर होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो हेल्प होती है। दो नॉट परफेक्टली रिलायबल फोरकास्ट हेल्प बिजनेसेस एंटीसिपेट मार्केट चेंजेस, है ना। अगर आप सही से कैलकुलेट करके बनाओ तो आप एंटीसिपेट कर सकते हो कि क्या चेंजेस आने वाले मार्केट में। रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिवली, पहले से एक्टिव हो जाओ भाई। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक शिफ्ट्स बिफोर और सून आफ्टर दे अकर। तो भैया जैसे ही कोई वो चेंजेस देखने को मिले, फटाफट से आप उस पर रिस्पॉन्स कर पाओ एक्टिवली। तो इसके लिए बिजनेस साइकिल का स्टडी होना जरूरी है कि बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है इकोनॉमी में, उसी हिसाब से आप प्रोएक्टिवली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। समझ आ गई बेटा बात? बढ़िया से सब बच्चों को। चलो जी, तो इसी बात पे करा हमने बिजनेस साइकिल को भी खत्म। तो बेटा यहां हमने कर दिया चैप्टर नंबर 5 का भी खात्मा। ठीक है, चैप्टर 5 का भी खात्मा कर दिया बेटा। आई होप सारी बातें बढ़िया से समझ आ गई होंगी, जानदार, शानदार और जबरदस्त तरीके से, है ना। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।